हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का मॉडल सेट। मॉडल सेट जैक के द्वारा जारी कर दिया गया है और हर विषय के 5-5 सेट जारी किए गए हैं। हमने यहाँ पर पहला सेट को लिया है और हम यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस का पहला सेट। इसमें टोटल के टोटल जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हर विषय के 5-5 सेट आप कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम से बाहर होगा। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। समय आपको टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 40 रहेंगे और टोटल 40 प्रश्न भी रहेंगे। कुछ निर्देश हैं जिसे आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे और इस निर्देशों को पालन करते हुए एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये टोटल के टोटल जितने भी प्रश्न हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है। आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एकदम सेम इसी तरह का पेपर मिलेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो चलिए सोशल साइंस को देखते हुए सेट 1 यहाँ पे हम कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए ये सब प्रश्नों को हमने आपको पढ़ाया भी है। अगर आपने सोशल साइंस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, केवल 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद मॉडल सेट कीजिए, आप इजीली वे में कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, हमने यहाँ पे ट्रिक भी बताया है जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे थे तब। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा। इसका आपको आंसर शीट भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा जिसमें से इसका आंसर भी रहेगा। क्योंकि जैक के द्वारा क्या है ना, सिर्फ क्वेश्चन जारी कर दिए गए हैं लेकिन आंसर नहीं है। आंसर बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आ गए तो अंत तक देखिएगा। अगर आपका ये कंप्लीट है तो वीडियो छोड़ सकते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक उपवन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक लिखा है वो रूसो ने लिखा है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया, फिर भी यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसका ट्रिक क्या था और हमने वहाँ पे क्या बताया था। अब देखिए सामाजिक उपबंध पुस्तक लिख दिया किसने, रूसो ने। ठीक है भाई, रूसो ने लिख दिया, हम याद कैसे रखेंगे। अब देखिए सामाजिक उपबंध, समाज में जिसको आप उपबंध जिसको समाज में बांध के रखेंगे ना वो रूस जाएगा भाई। अरे सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, विवाह में जा रहे हैं, हमें बांध के रखा है समाज के अंदर, रूस जाएगा ना भाई। जिसे भी आप बांध के रखेंगे ना वो रूस जाएगा। तो सामाजिक उपबंध का लेखक कौन है, रूसो। बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडली सोसाइटी की स्थापना किसने की। यंग इंडली की सोसाइटी की स्थापना की थी मैजिनी ने। हमने आपको ट्रिक बताया था, यंग इटली है ना, जो भी यंग बंदा रहेगा ना पूछेगा सोसाइटी, अरे यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, मैजिनी। मैंने की जी। अरे यंग इटली की सोसाइटी की स्थापना किसने की, मैंने की जी। तो मैजिनी याद हो गया ना। तो ऐसे हमने कवर किया है भाई। टेंशन मत लियो, जो भी क्वेश्चन हार्ड है हम उस पर ट्रिक बता देंगे, आपको टेंशन भी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर है 1870 में। कब, 1870 में भाई। अब याद कैसे रखेंगे। अब देखिए शुरुआत में आ रहा है क्या, इटली, एकीकरण कब हुआ। अब देखिए इटली का बात हो रहा है ना यहाँ पे। अब एक 18 साल का लड़का है, उसको 7 इडली खाने का मन कर रहा है। हाँ 18 साल का लड़का है, 7 इडली खाने का मन कर रहा है भाई। अरे मैं 7 इडली से कम नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देख भाई जिद मत कर, 2 इडली मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नहीं हमको 7 इडली चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, जाओ तुम 0 लो, है ना, 0। तुम्हें एक भी लिट्टी नहीं मिलेगी, तुम तो जिद्दी हो भाई। 7 लिट्टी तुम ही खा जाओगे और किसी का मुंह नहीं है क्या। तो 1870 हो गया ना कवर। लड़का 18 साल का था, 7 लिट्टी मांग रहा था, उसे 0 लिट्टी मिला। इसीलिए भाई जिद नहीं करना चाहिए, जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए भाई। खुश रहो, बिंदास रहो, आबाद रहो भाई। नेक्स्ट प्रश्न, शुल्क सल्क जालवे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसा। हाँ जालवे राइन की क्या हो जाएगा, प्रसा। इस क्वेश्चन को हमने ट्रिक से भी करवाया है भाई। आपने हिस्ट्री वाले चैप्टर नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे ना, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 भाई। हमने आपको डिटेल में बताया भी है और व्हाट्सएप के ग्रुप पे इसका वीडियो भी है भाई, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप उस पर टच करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे।
इससे होगा क्या, आपको जितनी भी PDF है आप हमें डायरेक्ट मांग सकते हैं, जो भी क्वेरी है आप अपने सहपाठियों से या फिर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज है ना, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करते हैं कौन? महात्मा गांधी। किसने की है? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने भाई। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसे आप याद रखेंगे भाई। देखिए जितने भी नारे हैं ना वो सब प्रमुख वचन और नारे वो सब इम्पोर्टेंट है भाई, इसे याद रखना ही याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसको दिया था? तो केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था। अरे क्यों भाई? अरे अंग्रेजी शासन के हुकूमत में, अंग्रेजी शासन का जब हुकूमत चलता था उस समय एक ही व्यक्ति महान थे, वो कौन थे? महात्मा गांधी। तो क्या हमें और तुम्हें देंगे केसर हिंद की उपाधि? तब महात्मा गांधी को ही ना देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफार खान को कहा जाता था। अब याद कैसे रखा जाए? सीमांत गांधी, सीमित, जो सीमित नहीं रहना है, गफार। अरे सीमित रहने मत बोलना, मुझे फाड़ के रख दूंगा। हाँ फाड़ के रख दूंगा भाई। सीमांत सीमित रहने नहीं बोलना, गफार खान है ना, अब्दुल गफार खान, फाड़ के रख दूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा ना फाड़ के रख दूंगा। क्यों भाई, क्यों फाड़ के रख देगा? सीमित रहने बोलता है मुझे, तू सीमित रह, घर मेरा नहीं भाई, फाड़ के रख दूंगा। हो गया ना एक बार। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ आपको रिलेट और याद कराना है अगर दिल पे लेते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ भाई। 11 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैव और अजैव संसाधन। पूरा का पूरा हमने करवाया है भाई ट्रिक से। हिस्ट्री वाले वीडियो एक बार देख लो, नहीं देखा है तो देख लो भाई। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का करने कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है भाई, जिसका मुख्य कारण। वैसे सभी कारण है, गहन सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण सभी है, लेकिन यहाँ पर बोला है मुख्य कारण, तो अधिक सिंचाई हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कौन से वर्ष हुआ भाई? तो इसका करेक्ट आंसर 1992 में, यानी कि कहाँ, कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ था भाई? ब्राज़ील में हुआ था। हाँ ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? नहीं। अच्छा देखिए, नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं ना थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मतलब 3 ऐसे राज्य होंगे जहाँ पाई जाती होंगी और एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पे नहीं पाई जाती होगी। तो देखो, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है, और एक और राज्य है जहाँ पाई जाती है, कर्नाटक। तो आप इसे याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है राजस्थान, वहाँ पे नहीं पाई जाती है। कौन सी मृदा? काली मृदा भाई। बातें समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजाओं का स्थान जो होता है ना, वहाँ काला मृदा नहीं रहता है भाई, वहाँ तो सफ़ेद सफ़ेद मिट्टियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी मिट्टियाँ होती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? ह्रास का कारण, ठीक है, ह्रास मतलब खत्म हो रहा है। तो देखिए, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं ह्रास का कारण जो है सो है पशुचारण और ईंधन, लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण, गाय बैल को चरा देंगे तो उसमें भी ह्रास होगा प्राणी जात का। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, शहरीकरण कर देंगे या फिर हर जगह फैक्ट्रियां लगा देंगे तो वनों का उसमें भी ह्रास होगा। लेकिन एक ही ऐसा ऑप्शन नंबर ए है, कृषि प्रसार, इसमें जो है सो ह्रास का कारण, इसमें ह्रास नहीं होता, इसलिए ये सही कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर आपको PDF के रूप में मिलेगा, और ये जो आप मॉडल सेट देख रहे हैं ये भी PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना भाई, दोनों के दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेंगे भाई, आप दोनों जगह से ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1973 में हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन देखने के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संकटग्रस्त जातियां, इसको रखा गया है भाई इसके अंदर। ये एक संघ है, संगठन है जिसको सरकारों ने बनाया था भाई,
अब यहाँ पे ये होता क्या है, एक बार बुक पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। बुक पढ़ने का समय नहीं है, बस भाई आपको पाँचों के पाँचों सेट कर लेने हैं। कहाँ से करेंगे, मैं करवाऊंगा भाई, मैं करवाऊंगा। अगला प्रश्न है यहाँ देखिए 14वीं है लेकिन यहाँ पे होगा 13वीं, ठीक है, याद रखेंगे। पीडीएफ भी जब आप लोड करेंगे तो यही मिलेगा क्योंकि पीडीएफ बदलेगा नहीं, जैक के द्वारा यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है। यहाँ पे 13वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का खास निर्माण करवाया था। देखिए भाई जो भी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें कोई भी नहीं करवाया था। इसमें करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पीडीएफ भी जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यही चारों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है क्या आंसर इसका, अलाउद्दीन खिलजी होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बातें समझ में आई, आप इसको एक याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं था, हमने आपको दिया है आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो देखिए खा नंबर है, गा का नंबर है, का और खा हो जाएगा, घा भी हो जाएगा, लेकिन तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, जो कि ये बिल्कुल गलत बोला है। जब भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं हमें लाभ ही मिलती है। जैसे का नंबर में है, उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, बिल्कुल सही है, लाता है, फायदा करता है। फिर बाढ़ को काबू करती है, एकदम करती भी है ना। अगर बहुउद्देशीय परियोजना ना हो तो बाढ़ काबू नहीं होगा, और बाढ़ काबू नहीं होगा तो हम लोग सब मर सकते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, परियोजनाएं जो है सो विद्युत पैदा करती है, एकदम करती है। तो ये जो तीसरा है वो गलत बोला है, और यही हमें पूछा है कौन सा तर्क जो है सो नहीं है। तो ये जो है सो गा नंबर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ट्रिक भी बताया है मैंने आपको, मजा आ जाएगा मारने में भाई। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है भाई। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। ट्रिक क्या था, जो सरदार लोग होंगे ना वो मर्द की तरह जिएंगे। कैसे जिएंगे, मर्द की तरह। हाँ, अगर आपने ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो सोशल साइंस वाले में जाइए भाई, वहाँ पे सारे प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित करता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी भाई। 22 नंबर प्रश्न, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है, 3 परिवारों की आय 4000, 7000, 3000 है, चौथे परिवार की आय क्या है। देखो भाई जब भी औसत बोले ना, 4 परिवार का औसत कितना है 5, 5 चौक गुना कर दो 20,000, कितने हज़ार हो गए 20,000, ठीक है भाई ठीक है। अब देखिए 3 परिवार के दिए गए हैं 4000, 7000 और 3000 यहाँ पे दे रखे हैं। तो 7 और 3 कितने हो गए 10,000, 10 और 4 कितने हो गए 14,000। तो 14,000 हो गए 3 परिवार के, और टोटल यहाँ पे 4,000 करके दे रखे थे, 4 परिवार के दे रखे थे कितने 20,000। ठीक है, कैसे निकालें, गुना करके। 4 परिवार के हैं 20,000, 3 परिवार के हैं 14,000, तो चौथे जो परिवार होंगे वो कितने निकल गए हैं, 20 में 14 चला गया, कितने निकल जाएंगे 6,000 भाई। बातें समझ में आ गई, हमने आपको ऑफलाइन में बताया था, और नहीं समझ आया तो यहाँ तो समझ सकते हैं भाई कैसे निकालते हैं। तो 6,000 देखेंगे कहाँ पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर घा में है 6,000, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,000 भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, टेंशन मत लियो, इसका आंसर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा भाई। नोट वोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको ड्राइव में लोड कर लीजिए, फ़ोन में अपना नोट कर लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। स्वास्थ्य पर करती है, प्रति व्यक्ति आय पर करती है, शिक्षा पर करती है, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीविका बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, वनों उत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए वन में जो भी उत्पादन होते हैं उसका हम संग्रह करते हैं, घर लाते हैं, या फिर वन में खेती करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है वनों में, खेतों में, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, उसे क्या कहते हैं भाई। तो उसे कहते हैं संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं, और संगठित क्षेत्र सरकारी सेक्टर को कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और हमने इसको अच्छे से पढ़ा भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं, ठीक है। रमेश खेतों में काम करता है, ठीक। सुरेश फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक
हैं और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो भी सेवा देते हैं ना वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र में जो भी रहते हैं उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए सुरेश और राकेश जो है सो वो फैक्ट्री में काम करते हैं। ये सब होगा नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर नरेश और राकेश, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप प्रश्नों को इजी से पढ़िएगा और समझिएगा। आपको ध्यान में रखना है जो तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे वो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आप भली भांति जानते होंगे, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीकृत करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो ये है 100 वर्ष की। जब रोजगार गारंटी अधिनियम आया था ना तो उसके अंतर्गत जितने भाई लोग रहते थे उसे बोल दिया जाता था आपको 365 दिन यानी एक साल में 100 दिन तो रोजगार मिलेगी ही मिलेगी सरकार की तरफ से। सरकार आपको भूखे मरने नहीं देगी, 100 दिन आपको रोजगार मिलेगी ही। हाँ ये आगे पीछे हो सकता है 4 दिन के बाद 1 दिन मिले, 5 दिन के बाद 1 दिन मिले, लेकिन लगातार कुछ भी हो सकता है। 100 दिन आपको पहले भी दिया जा सकता है या फिर बाद में भी दिया जा सकता है भाई। 29 प्रश्न को देखेंगे हम। 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। एक खेत में लक्ष्मण और उसके 4 परिवार हैं। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु वर्ष में कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए क्वेश्चन तो हम समझ गए, एक बार क्वेश्चन को आप समझिएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए जब 2 लोगों का काम है और वहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा लगे हुए हैं या फिर 3 लोग या 4 लोग लगे हुए हैं तो जो तीसरा या चौथा व्यक्ति है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। लक्ष्मण का 4 भाई है, करण उसका एक अतिरिक्त दोस्त है, वो लग गया है तो करण को क्या बोलेंगे? तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया भाई। इकोनॉमिक्स में इसको डिटेल से पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो देखिए दोहरे गणना से बचने के लिए, दो बार गणना ना करनी पड़े, 2 से 4 बार गणना ना करनी पड़े, इसीलिए यहाँ पे जब अंतिम उत्पाद हो जाता है, सारे काम खत्म हो जाते हैं, तब हम उसकी गणना कर लेते हैं ताकि हमें दोहरी गणना ना करनी पड़े। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये है, पहला ऑप्शन है, सत्ता की साझेदारी के लिए लोकतंत्र लाभकारी है, एकदम सही बात है भाई। खा नंबर में, इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, एकदम ये भी सही बात है भाई। गा नंबर में है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, गलत, ये गलत है भाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा नंबर, क्योंकि बोला है असत्य, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, तो ये भी सही बात है भाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गा। 32, प्रश्न नंबर 32 है यहाँ पे, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो बेल्जियम का भाषाई समूह जो है सो स्पेनिश वो नहीं है, फ्रेंच, डच और जर्मन ये तीनों के तीनों हैं भाई, आपको ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया? राजभाषा घोषित कर दिया, सिंहली भाषा को हिला के रख दिया भाई, इस भाषा ने तो हमें हिला के रख दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो वो बना 1948 में। याद कैसे रखेंगे? श्रीलंका हमारे देश का पड़ोसी देश है, हमारे देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। अब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो पड़ोसी को क्या छोड़ देंगे? अरे चलो भाई तुम्हें भी आज़ाद करते हैं। उसे आज़ाद करते करते पूरे 1 साल लग गए। तो 47 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और श्रीलंका पड़ोसी देश है, उसे भी आज़ाद करने चले तो 1 साल लग गया भाई। टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1948। तो कवर हो गया ना, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा नंबर। आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे से, समझ जाएंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन समझा देता हूं। 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। टोटल 22 भाषाओं को बताया गया है, जिसमें संथाली, मैथिली और असमिया शामिल है, लेकिन अरबी जो है ना वो शामिल नहीं है भाई। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37।
निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये संविधान, ये सब सारे जितने भी प्रश्न है ना, सभी पॉलिटी से है भाई। का नंबर में है राज्य सरकार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार संघीय सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये जो घ नंबर में है स्थानीय सरकार अविशिष्ट अधिकार, ये गलत दिया है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ नंबर। टेंशन मत लियो, पीडीएफ के रूप में सारे के सारे आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दियो, वहाँ से आप डाउनलोड कर लियो। 38 नंबर पे जाएंगे, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये गलत बात है भाई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तीनों के तीनों ऑप्शन ख और का और घा ये सही हैं, जो आपके खा नंबर में है वो गलत हो जाएंगे भाई। 39 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, 39 नंबर का हो जाएगा घा नंबर, दबाव समूह। राजनीतिक में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं भाई, इसमें आपको सीधी भर्ती नहीं होगी, सीधे भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी यही है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह के अंतर्गत आता है, यह गलत बात है भाई। श्रीलंका एक संघात्मक शासन प्रणाली है, ये सही बात है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, ये बात भी सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह कहलाता है, ये गलत बात है भाई, एकदम पूरा गलत बात है। तो चलिए इसी के साथ होता है आपके 40 प्रश्न को समाप्त, और आशा करते हैं कि 40 प्रश्न को आप इंजॉय से पढ़े होंगे और समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टच करके जुड़ जाइए फटाफट, ताकि पीडीएफ लेने में आसानी हो और आप डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।